विनोद और शोभा की 3 बेटियां थी। उसकी तीनों ही बेटियां काली थी। बस इस बात की चिंता हर समय शोभा को सताती। ऐसे ही एक दिन जब विनोद कूड़ा बेचकर घर आता है तो शोभा विनोद से कहती है, सुनिए जी, मुझे अपनी तीनों बेटियों की बहुत चिंता सताती है। पर किस चीज की चिंता तुम्हें सताती है? माना कि हम गरीब हैं, कूड़ा बेचकर अपना पेट पालते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटियों की परवरिश नहीं कर सकता। वो बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जानती हूँ कि हम गरीब हैं और कबाड़ी वाले हैं। मुझे तो चिंता इस बात की सताती है कि हमारी तीनों ही बेटियां काली हैं और हम गरीब कबाड़ी वाले। हमारी तीनों बेटियों से कौन शादी करेगा? जो भी शादी करेगा वो तो मोटी रकम मांगेगा। इसीलिए हमें अभी से ही अपनी बेटियों की शादी की चिंता करनी चाहिए और पैसे भी जोड़ने चाहिए। शोभा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब के जमाने में कोई रंग रूप नहीं देखता। और वैसे भी मैं अपनी तीनों बेटियों को खूब पढ़ाऊंगा, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करूंगा। तुम देखना, जब हमारी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगी तब लड़के वाले खुद हमारी बेटी के पास आएंगे उनसे शादी करने के लिए। तब देखना तुम उस दिन मैं अपनी बेटी की विदाई कितने धूमधाम से करूंगा। हाँ माँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए तुम हमारी विदाई की फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करूं? आखिर मैं भी एक माँ हूँ। अच्छा चलो, ये बातें बहुत हो गई। अब जल्दी से अंकिता और अंजलि को बुला लो, खाना खाना है। बाकी की पढ़ाई बाद में कर लेना। इस तरह से परेशान शोभा अपनी परेशानी अपने पति को बताती है। पर विनोद के समझाने के बाद भी शोभा की परेशानी कम नहीं होती। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और कबाड़ी का काम करने की वजह से विनोद की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे पति? अचानक से इनको खून की उल्टी कैसी हो गई? सब ठीक तो है ना? माफ करना बहन, पर तुम्हारे पति को कैंसर है। अगर आपने अभी अपने पति का इलाज नहीं करवाया तो उन्हें बचा पाना मुश्किल होगा। विनोद की बीमारी की खबर सुनने के बाद शोभा की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर शोभा और उसका परिवार इतना गरीब था कि वो विनोद का इलाज नहीं करवा पाते और कुछ ही महीनों में विनोद की मृत्यु हो जाती है। आप मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं अपनी तीनों बच्चियों की जिम्मेदारी अकेले कैसे संभालूंगी? माँ, हम गरीब हैं, इसीलिए हम पापा को नहीं बचा पाए। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं किसी की अपने घर में बीमारी से मौत नहीं होने दूंगी। मैं बहुत पढ़ाई करूंगी और बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। अब हम पापा का सपना पूरा करेंगे, बस आप निराश मत होना। अब शोभा अपनी तीनों बेटियों के लिए जीने लगती है और अपने पति की तरह कबाड़ी का काम करती है। देखते ही देखते शोभा की तीनों बेटियां बड़ी हो जाती है और एक दिन शोभा की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है। अपनी बीमार माँ को देख शोभा की तीनों बेटियां डर जाती हैं और शोभा को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? इन्हें क्या हो गया? अचानक से इतनी खांसी क्यों होने लगी? फिक्र मत करो, सब ठीक है। बस हल्की सी खांसी है और अपनी माँ से कहो कि वो कबाड़ी का काम छोड़ दे। गंदगी की वजह से उन्हें बीमारी भी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर, हम समझ गए। अब शोभा की तीनों बेटियां अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करने लगती है और शोभा को कबाड़ी का काम करने के लिए मना कर देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शोभा की तीनों बेटियों के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है। देखो मेरी बेटियों, मैं जानती हूँ तुम तीनों पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हो और अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हो, पर इतना अच्छा रिश्ता नसीब से आता है। इस रिश्ते के लिए मना मत करना। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? अगर हमने शादी कर ली तो हमारा करियर कैसे बनेगा? पापा का सपना कैसे पूरा होगा? तुम तीनों मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? तुम तीनों काली हो, तुम तीनों से कोई शादी नहीं करेगा। अगर किसी को पता चल गया कि मैं गरीब कबाड़ा बेचने का काम करती हूँ तो सोचो कौन थामेगा तुम्हारा हाथ? माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भूल गई क्या पापा ने तुम्हें क्या समझाया था? मुझे सब याद है, पर मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देना नहीं चाहती। और पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी। वैसे भी अब मैं इतना कमा नहीं पाती कि तुम तीनों को पढ़ा सकूं।
माँ, हम तो खुद चाहते हैं कि तुम घर पर आराम करो, इसीलिए तो हम तीनों पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। और माँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो आपको ही आसानी होगी आपकी तीनों बेटी की विदाई करने में। अब शोभा की तीनों बेटियां शोभा को काफी समझाती है। अपनी बेटियों की जिद के आगे शोभा कुछ नहीं कर पाती और रिश्ते के लिए मना कर देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और शोभा की तीनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। माँ देखो, आखिरकार मैं टीचर बन ही गई। और मैं डॉक्टर। अब हमारे घर में कोई भी पापा की तरह बीमारी से नहीं मरेगा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम तीनों बहनों ने पापा का सपना पूरा किया। सही कहा था मेरी बेटियों ने आज। तुमने आखिर अपने पिताजी का नाम रोशन कर दिया। देख रहे हैं आप, आपकी तीनों बेटियां काबिल बन चुकी है। अब हम कबाड़े वाले नहीं कहलाएंगे, अब हम अपनी बेटियों के नाम से पहचाने जाएंगे। माँ, आपको खुश देखकर आज हमें बहुत खुशी हो रही है। अब बारी आपके सपने की है। आप हमारे लिए अपनी मर्जी का लड़का देख सकती हैं। हाँ माँ, हमें शादी से कोई ऐतराज नहीं है। आखिर मैं अब पुलिस वाली जो हूँ, और मैं भी देखती हूँ कि कौन दहेज मांगता है आपसे। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुझसे तो सब वैसे ही डरते हैं। और तेरे पुलिस बनने के बाद किसी की कहाँ इतनी मजाल कि वो तेरे सामने मुंह खोल पाए। अब मेरी बेटियों की विदाई वैसी ही होगी जैसे मेरे पति ने चाही थी। आज शोभा बहुत खुश थी। अब शोभा कभी भी किसी को ये कहने में नहीं कतराती थी कि वो एक कबाड़ी वाली है। अब शोभा सर उठाकर गर्व से कहती है कि इसकी तीनों बेटियां सरकारी कर्मचारी है। पंडित जी, मेरी तीनों बेटियां काबिल हैं। भले ही उनका रंग काला है, पर उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों को छू रखा है। इसीलिए आप मेरी बेटियों का अच्छे घर में रिश्ता देखना और इस बार लड़के वालों को सच बता देना कि मैं एक कबाड़ी वाली हूँ। हाँ हाँ शोभा बहन, क्यों नहीं। आखिर अब तुम्हारी तीनों बेटियां काबिल जो बन गई हैं, अब तो हर कोई तुम्हारी बेटियों से शादी करने को तैयार होगा, भले ही वो काली ही क्यों। पंडित शोभा की तीनों बेटियों के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखते हैं और बहुत जल्द शोभा अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता एक ही घर में तय कर देती है। मेरी तीनों बेटियों का रिश्ता तय हो गया। बहुत जल्द मेरी तीनों बेटियों की विदाई हो जाएगी। ये सोचकर ही मेरी आंखें खुशी के मारे झलक रही हैं। माँ, तुम दुखी क्यों होती हो? तुम्हारी बेटी की विदाई के साथ साथ ना तुम्हारी विदाई भी होगी, क्योंकि मैं तो तुम्हें अपने साथ ही रखूंगी। अपनी बेटियों की बात सुनकर शोभा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शोभा बड़े ही धूमधाम से अपनी तीनों बेटियों की शादी करवाती है। शादी के बाद शोभा उसी तरह से अपनी तीनों बेटियों की विदाई करती है जैसा कि उसके पति ने चाहा था। अपनी बेटियों की विदाई करने के बाद शोभा गंगा नहाने जाती है। गरीब घर की लड़की थी और उसका सपना था कि उसकी शादी किसी अमीर घर में हो, इसलिए वो अपने कॉलेज के सबसे अमीर लड़के अनुज पर डोरे डालती है। ऐसे ही एक दिन अनुज कैंटीन में अकेला खा रहा होता है। तभी नियति अपना खाना लेकर उसके पास बैठ जाती है और अनुज से कहती है, तुम्हें यहाँ अकेला बैठा देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे तुम कॉलेज के सबसे अमीर लड़के हो और ये कॉलेज भी तुम्हारे ही पिताजी का है, फिर तुम यहाँ इस तरह से अकेले अकेले क्यों रहते हो? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? अगर यहाँ बैठकर खाना खाना है तो चुपचाप से खाओ। और एक बात, मुझे दोस्त बनाने पसंद नहीं और ना ही मुझे अपने पिताजी का ये कॉलेज पसंद है, समझे तुम? अनुज की बेरुखी देखकर नियति को बहुत गुस्सा आता है, पर नियति हार नहीं मानती और उसकी इस बेरुखी को प्यार में बदलने की कोशिश करती है। अब इसी तरह से हर रोज नियति उसके साथ खाना खाती और उससे बातें करने की कोशिश करती। देखो अनुज, मुझे नहीं पता कि तुम किसी से बात क्यों नहीं करते और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम यहाँ अकेले बैठे रहते हो। क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? और वैसे भी इस कॉलेज में मेरा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूँ और इस कॉलेज में एडमिशन मेरा स्कॉलरशिप के जरिए हुआ है, तो वैसे ही मेरा लोग बहुत मजाक बनाते हैं। नियति की बातें सुनकर अनुज को उससे हमदर्दी होने लगती है और वो भी उससे बात करने लगता है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और अब नियति अनुज को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। और ऐसे ही एक दिन नियति और अनुज पार्क में मिलते हैं जहां अनुज उससे शादी करने की बात करता है।
मैंने कभी सोचा नहीं था नियति कि मुझे किसी से प्यार होगा, पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी में खुशियां आ गई हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यही तो मैं चाहती थी। हाँ अनुज, क्यों नहीं, आखिर मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। और वैसे भी इसी दिन का मुझे बहुत ज्यादा वेट था। अब अनुज बिना अपने पिता शंकर को कुछ बताए नियति से शादी करके उसे अपने घर लेकर आता है। पर जैसे ही शंकर की नजर नियति पर पड़ती है, वो उस पर लाइन मारने लगता है। अरे वाह बेटा, तू लड़की तो बहुत अच्छी लाया है। इतनी अच्छी लड़की तो आज तक मैं भी नहीं ढूंढ पाया। पिताजी आप अपनी हद में रहिए, ये बहू है आपकी। अरे बेटा, मैं जानता हूँ ये मेरी बहू है। मुझे तो खुशी है इस बात की कि तू अपने बड़े भाई की तरह अपनी बीवी के साथ घर छोड़कर नहीं गया, बल्कि मेरा ख्याल रखते हुए अपनी बीवी को इस घर में लेकर आया। बस कीजिए पिताजी। और नियति तुम मेरे साथ कमरे में चलो, और एक बात याद रखना, पिताजी से दूर रहना। अनुज के पिता एक नंबर के ठरके इंसान थे। बस यही वजह थी कि शंकर का बड़ा बेटा अपनी बीवी के साथ वो घर छोड़कर चला गया। पर अनुज कोई काम नहीं करता था, बस इसलिए बेरोजगारी के चलते अनुज नियति को अपने घर लेकर आता है। पर जब नियति को पता चलता है कि सारी दौलत और ऐशो आराम उसके ससुर के नाम है, तब नियति की भी नीयत फिसलने लगती है। नियति, तूने तो गलती कर दी। तुझे इस निठल्ले को नहीं बल्कि इसके बाप को फंसाना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। तेरा ससुर तुझ पर पहले से ही फिदा है, क्या पता मेरे जाल में फंस जाए। अब नियति आते ही अपने ससुर पर लाइन मारने लगती है, और क्योंकि शंकर भी ठरकी होता है, इसलिए वो भी अपनी छोटी बहू के सारे चालों को समझ जाता है। ऐसे ही एक दिन जब अनुज घर पर नहीं होता, तो नियति अपने ससुर के लिए चाय बना कर ले जाती है और अपने ससुर के करीब जाकर अपने ससुर से कहती है, ससुर जी, आप ना बहुत अट्रैक्टिव हैं, और वैसे भी 70 की उम्र में ना 17 के नजर आते हैं। बेवकूफ मेरा बेटा तुम पर कितना विश्वास कर रहा है, पर तुम तो मुझ पर लाइन मार रही हो। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरी छोटी बहू हो या बड़ी बहू, मुझे तो बस अपनी अय्याशी से मतलब है, और मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी दौलत से मतलब है। अब क्या करूं भगवान जी, ये बुढ़ा तो बहुत तेज है, इसे तो मेरी चाल का पता चल गया। अरे जाने मन, घबरा क्यों रही हो? अब जब तुम मेरे इतना करीब आ ही गई हो तो मेरी बाहों में भी आ जाओ। वैसे भी कुछ सालों बाद मैं मर जाऊंगा और मेरी सारी दौलत मेरे दोनों बेटों के नाम हो जाएगी। पर जब तक मेरी दौलत मेरे पास है तुम मेरे पास रहो, और मेरे गुजर जाने के बाद मेरे बेटे के पास चली जाना। मैंने जितना सोचा था ना, आप उससे भी ज्यादा गिरे हुए हैं, पर फिर भी आप मुझे पसंद है, क्योंकि इसमें मेरा ही तो भला है। इतना बोलकर नियति अपने ससुर के करीब चली जाती है। इसी तरह से बेचारा अनुज नौकरी की तलाश में बाहर दर बदर के ठोकरे खाता, तो वहीं दूसरी ओर नियति अनुज की गैर मौजूदगी में अपने ससुर के साथ रहती और उसके प्यार से खेलती। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, और एक रात जब थका हारा अनुज घर आता है, तो वो देखता है कि उसकी बीवी नियति उसके पिताजी के बाहों में है। पिताजी, ये सब क्या है? नियति, सच कहना, पिताजी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है ना? आपको शर्म नहीं आती पिताजी, अपनी बहू के साथ ऐसी नीच हरकतें करते हुए? बेटा, माना कि मैं याशी करता हूँ, इस उम्र में भी मैं लड़कीबाजी करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर इल्जाम लगाओ। मैं तेरी बीवी के पास नहीं, बल्कि तेरी बीवी खुद मेरे पास चलकर आई थी। नियति इस बात से अनजान थी कि घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। अब शंकर के कहने पर अनुज सीसीटीवी कैमरा चेक करता है, और उसे देखने के बाद उसे नियति का सच पता चल जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विश्वास के साथ खेलने की? मेरा बाप तो है ही गिरा इंसान, पर तुम भी वैसी ही हो। मुझे लगा था कि तुम मेरी रोशनी हो जो मुझे अंधेरे से बाहर लेकर आई, पर तुम तो वो काला साया हो जिसने मुझे खाई में धकेल दिया। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना मैं आज तुम्हारा खून कर दूंगा। अनुज प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्यों? अपने ससुर की बाहों में जाओ ना, मेरे पास क्यों आ रही हो? आप दोनों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। इस घर से तुम्हें नहीं, मुझे जाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़कर। मेरे जाने के बाद तुम दोनों बहू और ससुर एक साथ रहना। आज अनुज का विश्वास इंसानों से उड़ चुका था। अब वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाता और अपने भाई के पास चला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर शंकर नियति से भी सारे रिश्ते तोड़ देता है और एक बार फिर
नियति रोड पर आ जाती है। नीलम और पवन आराम से खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, पर कहते हैं ना, अक्सर खुशियों को नजर लग जाया करती है। ठीक ऐसा ही कुछ पवन के साथ होने वाला था। पवन का अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस था, साड़ी की दुकान का। अरे भैया, सही सही दाम लगा दो इस साड़ी का। अगर सही दाम लगा दोगे तो ले लेंगे फिर। मैडम 2 साड़ी लो या 4, पर दाम यही रहेगा। पवन भी अपने छोटे से बिजनेस से बहुत खुश था। रात को पवन दुकान बंद करके घर आता है, जहां आज नीलम ने उसका मनपसंद खाना बनाया हुआ था। अरे वाह नीलम डार्लिंग, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। खुशबू तो अच्छी आएगी ही ना, आखिर आज हमने आपका मनपसंद पिज्जा जो बनाया है। क्या आज तुम फिर से पिज्जा बनाई हो? अरे यार, हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम हमारे लिए हमारा फेवरेट पिज्जा मत बनाया करो। अगर हम तुम्हारे हाथ वो जला हुआ पिज्जा बार बार खाते रहे ना, तो माँ कसम बता रहे हैं, हमारा मनपसंद पिज्जा दुनिया का सबसे गंदा डिश बन जाएगा। हमें पिज्जा से नफरत होने लगेगी। सच सच बताओ, तुम चाहती हो कि हम अपने फेवरेट फूड से नफरत करें? हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, पर हमने आपको खुश करने के लिए बनाया था। पता है आपको चाइनीज कितना खाना पसंद है ना, इसीलिए पिज्जा के साथ हमने चाइनीज फूड भी बनाया। वो देखिए, डाइनिंग टेबल पर नूडल्स और मोमोज रखे हुए हैं। खाना देखकर पवन अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। आखिर बैठता भी क्यों नहीं, सारा खाना जला हुआ जो था। नीलम को चाइनीज फूड नहीं आता था, पर क्योंकि पवन को चाइनीज खाना बहुत पसंद था, इसलिए नीलम हर दिन यही कोशिश करती कि वो अपने हाथों का चाइनीज खाना पवन को खिला सके। खाना खाकर पवन और नीलम आराम से सो ही रहे होते हैं कि तभी पवन के पास फोन आता है। अरे भाई, इतनी रात को कौन है जो हमारी नींद खराब कर रहा है? भाई साहब, आपकी दुकान में भयंकर आग लग गई है। दुकान का सारा माल जलकर राख हो चुका है। अब जैसे ही पवन को पता चलता है कि उसकी दुकान जलकर राख हो चुकी है, वो दौड़ता हुआ दुकान पर जाता है, जहां नीलम और पवन देखते हैं कि दुकान सच में जल चुकी है। ये देखकर पवन के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रातों रात एक झटके में पवन से उसकी सारी खुशियाँ और दुकान सब चला जाता है। नीलम, अब हम क्या करेंगे? हम तुम्हें और घर को कैसे चलाएंगे? हमारी तो दुकान ही नहीं रही। हमारे कितने सपने थे। हमने सोचा था कि अपनी साड़ी की दुकान में कुछ महीनों बाद हम ऐसे कपड़े रखेंगे जैसे चाइना में पहने जाते हैं, और जब चाइनीज लोग हमारी दुकान में आते और अपने देश के कपड़े देखते तो सोचो हमारी कितनी कमाई होती। पर सब धरा का धरा ही रह गया। पवन जी, आप हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरे भैया चाइना जाने के लिए वीजा लगवा रहे हैं, आप कहें तो आपके लिए भी उनसे बात कर लें। नीलम का भाई रवि बहुत जल्द चाइना जा रहा था काम करने के लिए, क्योंकि अब पवन के पास काम करने का कोई दूसरा साधन नहीं था। इसलिए वो नीलम के भाई रवि के साथ चाइना चला जाता है। पर चाइना जाने के बाद मानो पवन भूल ही जाता है कि वो शादीशुदा भी है, और उसकी मुलाकात एक चुई नाम की लड़की से होती है। Swanishi, Yunduran. क्या कहा तुमने? सुअर नहीं चाहिए? Mental people, I am telling you are Indian. यस, आई एम इंडियन और दिस बॉय आर माई साला। How the hand? Gexico, Reshi, Nini, Exiso, you know, the Finshuma. अबे ओ साले, मेरा मतलब है साले साहब। ये हम कहाँ आकर फंस गए हैं? ना तो हमें इंग्लिश आती है और ना ही चाइनीज, और यहाँ हर कोई चाइनीज बात कर रहा है। जैसे इनकी शक्ल वैसे इनका खाना, और वैसे ही इनकी बातें हमारे तो सर के ऊपर से जा रही हैं। जीजा जी, ऐसे ही कुछ हाल हमारा भी है, पर हम यहाँ से खाली हाथ वापस तो नहीं जा सकते। हम यहाँ कमाई करने के लिए आए हैं तो कमाई करके ही जाएंगे, नहीं तो मेरी दादी और आपकी माँ आपको इतना मारेगी कि आप खुद को शीशे में नहीं पहचान पाएंगे। मेरा नाम चुई है। मैंने अभी तुम्हारी बातों को ट्रांसलेट किया और वहीं से मैं देखता और हिंदी बोलता। क्या तुम लोगों को मेरे घर में रहने का? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल रहने का। रहने के लिए ही तो सर पर छत ढूंढ रहे हैं, और आप जैसी चुई मिल गई तो हमारी ओई हो गई। अब क्या था, अब पवन अपने साले रवि के साथ चुई के घर में रहने लगता है। पर कुछ ही दिनों बाद रवि का ट्रांसफर चाइना के दूसरे शहर में हो जाता है, जिस वजह से पवन और रवि एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर पवन चुई के नजदीक आ जाता है और चाइनीज तरीके से चुई से उससे शादी कर लेता है। अब चाइना में पवन का समय पूरा हो चुका था
और पवन को वापस इंडिया आना था, पर उसने चुई से शादी कर ली थी और वो चुई को छोड़कर नहीं जा सकता था। इसलिए पवन अपनी दूसरी बीवी को भी अपने साथ इंडिया ले आता है, जहाँ चुई को देख नीलम उसके गले लग जाती है। आज पहली बार देख रहा हूँ कि अपनी सौतन को देखकर कोई लड़की इतना खुश हो रही है। अरे पागल लड़की, चाइना से मैं तेरे लिए सौतन लेकर आया हूँ। अरे सौतन होगी तुम्हारी, ये तो मेरी बचपन की दोस्त इमली है। इसका दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। ये क्या इमली, तू तो चाइना पढ़ाई करने गई, उसके बाद कभी आई नहीं, और तुझे देखकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तू मेरी इमली रही ही नहीं बल्कि कोई चाइनीज लड़की है। हाँ, क्योंकि मेरा वीजा खो गया था और मैं चाइना में फंस गई थी, पर मुझे वहाँ पर कोई पकड़ ना ले, इसीलिए मैंने चाइनीज हुलिया बना लिया। क्योंकि मैं नेपाल से थी, इसीलिए मुझे चाइनीज रूप लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। समय के साथ साथ मैंने वहाँ पर चाइनीज भाषा भी सीख ली और मैं इसी फिराक में रहने लगी कि मैं इंडिया कैसे वापस आऊँ। जब मेरी मुलाकात पवन जी से हुई तो मैंने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और उनसे शादी कर ली, और मैं जानती थी कि पवन जी मुझे इंडिया लेकर आएंगे, इसीलिए उन्होंने एक चाइनीज लड़की का हिंदुस्तानी वीजा बनवाया और ऐसा हुआ भी, और मैं अपने देश इंडिया वापस आ गई। इसका मतलब तुम चाइना की नहीं हो? नहीं, हमारी शादी भी नकली हुई थी और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया था। इसीलिए नीलम की मैं सौतन नहीं हूँ और ना ही आपकी बीवी। अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है फिर, पर दुख मुझे एक बात का अब भी है कि चाइना में लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं। वहाँ बहुतों पर दिल भी आ गया, पर तुम्हें देखकर दिल को तसल्ली दे देता था कि एक चाइनीज लड़की मेरी बीवी बन चुकी है। पर यहाँ अगर पता चला कि मेरी चुई भी चाइनीज नहीं है और ना बीवी, मैं अपनी बीवी के लिए कोई चाइनीज सा गिफ्ट भी नहीं लेकर आया। माफ करना नीलम डार्लिंग, मैं चाइना से तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया। कोई बात नहीं पवन जी, पर मैं आपके लिए चाइनीज खाना बनाना सीख गई हूँ। फिर से इंडियन बीवी के हाथों से चाइनीज खाइए। इस तरह से चुई अपने रास्ते चली जाती है और पवन के दिल से सबसे बड़ा बोझ यानी अपनी बीवी को धोखा देने का बोझ हट जाता है, जिसे पवन इतने महीनों से झेल रहा था। और एक बार फिर से पवन अपनी साड़ी की दुकान खोलता है और अपनी बीवी के साथ खुशहाल जिंदगी जीता है। पर नीलम अपनी चाइनीज सौतन को कभी नहीं भूल पाती और वो हमेशा इस टॉपिक को लेकर पवन से लड़ती रहती, जिसके बाद फिर कभी नीलम पवन को अपने से दूर नहीं होने देती। नीलम और पवन आराम से खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, पर कहते हैं ना, अक्सर खुशियों को नजर लग जाया करती है। ठीक ऐसा ही कुछ पवन के साथ होने वाला था। पवन का अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस था, साड़ी की दुकान का। अरे भैया, सही सही दाम लगा दो इस साड़ी का। अगर सही दाम लगा दोगे तो ले लेंगे फिर। मैडम 2 साड़ी लो या 4, पर दाम यही रहेगा। पवन भी अपने छोटे से बिजनेस से बहुत खुश था। रात को पवन दुकान बंद करके घर आता है, जहां आज नीलम ने उसका मनपसंद खाना बनाया हुआ था।